अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं थर्मल एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मल रेडिएशंस क्या होती हैं? थर्मल रेडिएशंस हमारे पास रेडिएशंस emitted फ्रॉम अ मटेरियल ड्यू टू टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। वो तमाम रेडिएशंस जो किसी भी बॉडी से टेम्परेचर की वजह से, यानी उसे हीट अप करने की वजह से जो रेडिएशंस निकलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? थर्मल रेडिएशंस कहते हैं। हम कोई भी बॉडी जो है वो हर बॉडी क्या है, रेडिएशंस को एमिट भी करती हैं और उसे अब्जॉर्ब भी करती हैं। लेकिन हम लेबॉर्ट्री में आइडियल रेडिएटर क्रिएट कर सकते हैं और जिसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऐसा रेडिएटर जिसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, उसे आइडियल रेडिएटर कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास कैविटी रेडिएटर है। कैविटी रेडिएटर ऐसा रेडिएटर होता है जिसके अंदर क्या है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर उसकी एक वॉल के अंदर क्या कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है और उसके अंदर एक कैविटी बनाई जाती है और उसको अंदर से ब्लैक कर दिया जाता है। कैविटी रेडिएटर को ब्लैक बॉडी रेडिएटर भी कहा जाता है। ये नीचे आपके पास लेफ़्ट साइड राइट साइड पे एक ग्राफ बनाया गया है वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान में। ये हमें ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो रही है और ये क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए हमारे पास उसकी पीक आ रही है। स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशंस ये क्या होता है? जैसे हमें नाम से ज़ाहिर है कि स्पेक्ट्रम हमारे पास किस वक्त आता है, जब वाइट लाइट अपने मुख्तलिफ़ कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है तो उस वक़्त हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है। तो ये हमें शो हो रहा है कि जब हम किसी भी बॉडी को हीट अप करेंगे, उसे एनर्जी देंगे, तो उसका क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका कलर भी बॉडी का चेंज होता जाता है। अब ये जो हमारे पास था स्पेक्ट्रम, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और मटेरियल डिपेंडेंट भी है। नंबर 1, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशंस आल्सो इंक्रीजेज। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो एमिटेड रेडिएशंस हैं, जो पहले कम एमिट हो रही थी, अब टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वो रेडिएशंस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। एट फर्स्टली बॉडी अपीयर्स डिम देन इट ग्लोज ब्राइटली। पहले बॉडी क्या होगी, डिम सा कलर उसका होगा, फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो क्या करेगी, बॉडी ग्लो करना शुरू हो जाएगी और उसमें उसका कलर क्या है, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 है टेम्परेचर डिपेंडेंट में, द हायर द टेम्परेचर द शॉर्टर इज़ द वेवलेंथ। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमें क्या है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा स्पीड के साथ। ठीक है, तो उसकी वजह से जो लाइट निकल रही होती है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि हम बॉडी की जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस बॉडी का क्या हो जाता है, एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से वो वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन है, तो क्या है, एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये दो टॉपिक दो वैल्यूज़ थी हमारे पास। टेम्परेचर डिपेंडेंट जो स्पेक्ट्रम है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। नेक्स्ट नीचे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि हमने एक बॉडी को क्या किया है, पहले क्या थी, वो रेड थी, तो उसको हीट अप किया तो वो रेड कलर से फिर येलो ऑरेंज, फिर लास्ट पे वो क्या होगी, वाइट कलर में
कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़। अब मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं? द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इज़ नॉट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो स्पेक्ट्रम है वो रेडिएशंस का वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये किस पर वो डिपेंड करता है? ये मटेरियल डिपेंड करता है। अगर एक मटेरियल हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मटेरियल है मोलिब्डेनम या टंगस्टन, तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो इसकी जो रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम है वो भी डिफरेंट आ जाएगा। यानी अगर एक मटेरियल है तो दूसरा मटेरियल चेंज होगा तो इसकी रेडिएशंस भी चेंज हो जाएंगी। इसी तरह ये स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है मटेरियल्स पर और इसके अलावा बॉडी पर, कि वो बॉडी सरफेस जो उसकी सरफेसेस हैं किसी भी बॉडी की, वो क्या है, रफ़ है, प्लेन है, किस तरह की सरफेस है। जैसी सरफेस होगी, अगर सरफेस क्या है, प्लेन है, तो वो क्या है, बॉडी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी रेडिएशंस को। इसी तरह डिपेंड करता है नेचर ऑफ शेप पर, कि इसके मटेरियल के अंदर जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, इस पर भी डिपेंड करती हैं। नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है, कहता है कि एट 2000 केल्विन अ पॉलिश टंगस्टन सरफेस एमिट एट अ रेट ऑफ 23.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर मोलिब्डेनम रेडिएशंस इज़ 19.2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि दो पॉलिश सरफेस थी टंगस्टन की और मोलिब्डेनम की, लेकिन इनका जो रेडिएशन का रेट है निकलने का, एमिट होने का, वो डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कैविटी रेडिएशंस की। नंबर 1 हमारे पास क्या है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? आई इज़ इक्वल टू, आई हम कहते हैं रेडिएंट इंटेंसिटी को, तो इसकी हमारे पास क्या है, डेफिनेशन क्या है, टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी इज़ कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। कि एक यूनिट टाइम के अंदर हमारे पास जो रेडिएशंस निकल रही हैं किसी एरिया से, वो क्या कहलाती है, रेडिएंट इंटेंसिटी कहलाती है। और द रेडिएंट इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास शो कर रहा है हमारे पास फॉर्मूला कि रेडिएंट इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4, यानी टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ पे ख़त्म करें तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है सिग्मा, और ये सिग्मा कांस्टेंट हम क्या कहलाता है, ये सिग्मा कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये एक जर्नल इक्वेशन है, आई इज़ इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन टी की पावर 4, जर्नल फार्मूले में हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी। स्पेक्ट्रल रेडियंसी tells us how the intensity of the cavity radiations vary with wavelength of a for a given temperature. स्पेक्ट्रल रेडियंसी हमें ये बताती है कि जो कैविटी रेडिएशंस हैं वेवलेंथ के साथ किस तरह से इसका इंटरलिंक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है आर लैम्डा स्पेक्ट्रल रेडियंसी को शो कर रहा है, इज़ इक्वल टू डी आई ओवर डी लैम्डा। यहाँ पर डी नीचे लैम्डा आना था, वो मिसप्लेस हो गया, तो ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी का फार्मूला आ गया। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो आई वाली वैल्यूज़ को अलहदा और लैम्डा वाली को अलहदा, और टोटल को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी आ जाएगी। द स्पेक्ट्रल रेडियंसी टेल्स अस हाउ इंटेंसिटी ऑफ द कैविटी रेडिएशन varies with wavelength for a given temperature. The radiant intensity increases as temperature increases because area under the curve is increases. तो ये क्या है, इस पिक्चर में आप देखें कि क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज, तो क्या है, इसी तरह इंटेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से स्पेक्ट्रल रेडियंसी भी इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ
नेक्स्ट हमारे पास है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व at a given temperature shows that spectral radiancy has maximum value at a particular wavelength। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक वो क्या है, उसकी वेवलेंथ जो हमारे पास है टेम्परेचर तक उसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है, तो वो वैल्यू जहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ हमें हासिल होती है टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ हासिल होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज़ डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वेवलेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसके दरमियान में हमारे पास वेवलेंथ और टेम्परेचर के दरमियान में हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है। ये हम इक्वेशन हमें शो कर रही है लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा b, और ये b कांस्टेंट हमारे पास क्या कहलाता है, वीन्स कांस्टेंट कहलाता है, और इसकी वैल्यू 2898 माइक्रोमीटर पर केल्विन है। और ये फार्मूला यूज़ किया जाता है किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वीन्स एक्सप्लेनेशन। वीन्स ने एक फार्मूला ड्राइव किया एक्सप्लेन करने के लिए वेवलेंथ को। तो ये फार्मूला फॉर शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो क्या हुआ, हमारे पास ठीक साबित हुआ, लेकिन जो ये ग्रेटर वेवलेंथ थी उनके लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं था। इसी तरह रेले जीन्स ने फार्मूला डिराइव किया जो क्या हमारे पास था ग्रेटर वेवलेंथ के लिए, तो ये क्या था, सूटेबल था, लेकिन जो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए थी वो ये सूटेबल फार्मूला नहीं था। इसीलिए नेक्स्ट प्लांक्स कांस्टेंट प्लांक्स ने एक रेडिएशन ला दिया, और दोनों वीन्स और रेले जीन्स के फार्मूले को यूज़ करते हुए इसने एक नया फार्मूला डिराइव किया जो शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों के लिए ही करेक्ट था। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व। तो द curve of spectral radiancy spectrum at different temperature are shown in fig. At a given temperature energy is not uniformly distributed। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो एनर्जी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर काज एन इंक्रीज इन एनर्जी एमिशन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एनर्जी की जो एमिशन है वो भी क्या है, इंक्रीज़ कर जाता है। द रेडियंट इंटेंसिटी इंक्रीजेज एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, इट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। द रेडियंट इंटेंसिटी डिक्रीजेज विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। प्लांक्स ने एक ला दिया, उसने ये कहा कि हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या है, जो लाइट है ये क्या है, मुख्तलिफ पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ये मूव करती है, और इन छोटे पैकेट्स को इसने फोटोन का नाम दिया। और आइंस्टाइन ने प्लांक्स थ्योरी को यूज़ करते हुए एक ला दिया, और इसने ये एक इक्वेशन बना दी, E इज़ इक्वल टू NHF, वेयर N इज़ इक्वल टू is called quantum number, H is the Planck's constant, F is the frequency।